हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। अगले दिन साधु अकेले 5 बजे उठकर उस समाधि के पास जाता है और देख के बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ उसका बनाया हुआ गोला नहीं होता है, जिससे साधु समझ जाता है कि ये बहुत शैतानी आत्मा है, इससे जल्दी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब वो मंदिर की ओर वापस जा रहा था, उसको एक साया दिखाई देता है। साधु ने पूछा कि तू कौन है और मेरे से क्या चाहता है। इस पर साया बोलता है कि मैं ही दुर्जन हूँ जिससे तू इस गांव को मुक्ति दिलाना चाहता है, पर तूने मेरी समाधि को छूकर अपनी मौत को दावत दी है। साधु ने चिमटा नीचे रखकर और कुछ मंत्र पढ़कर उसके ऊपर पानी फेंका, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। साधु अपना चिमटा उठाने के लिए नीचे झुकता है, पर बहुत ताकत लगाने के बाद भी चिमटा नहीं उठा पाता है। इतने में दुर्जन ने एक नज़र चिमटे को देखा और चिमटा हवा में बहुत तेजी से साधु की तरफ जाता है और साधु के शरीर से आर पार हो जाता है। बहुत देर होने तक जब साधु मंदिर नहीं पहुंचा तो चेला उसको देखने के लिए निकलता है। थोड़ा आगे जाकर उसको साधु की बॉडी मिलती है और उसको देख के बहुत जोर से चिल्लाता है, जिससे गांव के आसपास वाले लोग वहां आ जाते हैं। वो साधु गांव वालों की अंतिम आशा थी। मैं भी उस समय वहां मौजूद था। चेला चिल्ला चिल्लाकर रो रहा था। मैंने उस शैतान को अपनी आंखों से देखा है और उसी ने गुरुजी को मारा है। वो एक भयानक आत्मा है जो किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी हालत बता रही थी कि वो सच बोल रहा है और मैं भी उस डर को अब महसूस कर सकता था और सोचने लगा कि इस शैतान का खात्मा करने का कोई तो उपाय होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि वहाँ से थोड़ी दूर पर झाड़ियों में मौजूद मुझे एक साया दिखाई देता है जो बड़ा भयानक था। आंखों में अंगारे लिए वह मुझे ही घूर रहा था, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसलिए मैं जल्दी अपने घर लौट आता हूँ, पर मेरा डर कम नहीं हो रहा था। कभी साधु की वो लाश मेरी आंखों के सामने घूमती तो कभी वो साया महसूस होता जो शायद दुर्जन का ही है और मुझे घूर रहा था। रात होने वाली थी और अब मुझे इस बात का भी डर महसूस हो रहा था कि मैं उसके घर के समीप ही रुका हूँ। पहले दुर्जन ने अपनी बीवी की हत्या, उसके बाद रमेश की हत्या, और वो भी सिर्फ एक शक के आधार पर, और आज उस साधु की हत्या जो उस दुर्जन से के खौफ से गांव को मुक्त कराने के लिए आया था। पहली 2 हत्याओं के बारे में तो मैंने सिर्फ सुना था, मगर यहाँ आने के बाद मैंने उस साधु की तीसरी हत्या देखी थी, जिसने मुझे भी अंदर तक दहला दिया था। क्योंकि इस हत्याकांड के कुछ ही समय बाद जब दुर्जन की उस हत्यारी रूह ने मुझे जिस तरह से देखा था, उसके बाद मुझे लगने लगा था कि उस भटकती हुई आत्मा का अगला निशाना मैं ही हूँ। श्याम ने मेरे लिए रात का खाना बनाया और 9 बजे के आसपास वहाँ से चला गया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी और इसी बेचैनी के कारण मैंने खाना भी नहीं खाया और बाद में बरामदे में खड़ा होकर वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित दुर्जन के घर को देखने लगा था। वह घर इस समय तक पूरे अंधेरे में डूब चुका था और बहुत डरावना दिख रहा था। कुछ दिन पहले तक जिस घर पर मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था, आज वही घर देख के मुझे बहुत डर लग रहा था। यहाँ तक कि मुझे ऐसे भी ख्याल आ रहे थे कि जैसे उस घर में अभी दुर्जन आएगा और मुझे मार डालेगा। इसी तरह सोचते हुए रात के 10:30 बज गए थे। मैंने हर रोज़ की तरह सोने से पहले लाइट बंद नहीं की क्योंकि आज अंधेरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। रात के 11 बजते बजते मुझे नींद आने लगी, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। काफ़ी देर तक करवटें बदलने के बाद मुझे आखिर नींद आ ही गई। रात के करीब 1 बजे मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और उठते ही चारों तरफ नजर घुमाई, मगर मेरे आसपास कोई नहीं था। पर मुझे डर लग रहा था। क्या ये सब मेरा वहम था या सचमुच कोई मेरे पैरों को खींच रहा था? अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक मैं हैरान हो उठा। दरअसल हर रात मैं दरवाजे की तरफ करके पैरों को सोता था, मगर
अब मेरा सिर दरवाजे की ओर था। दरअसल हर रात मैं दरवाजे की तरफ करके पैरों को सोता था, मगर अब मेरा सिर दरवाजे की ओर था। तो क्या किसी ने सोते हुए पलट दिया था? शायद इसीलिए मुझे लगा कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा है। क्या मेरे साथ मेरे घर में कोई और भी मौजूद था? क्या वो दुर्जन ही था? इसी प्रकार के कई और सवाल मेरे मन में आ रहे थे और प्यास के मारे मेरा गला सूखता हुआ महसूस हो और बिस्तर से उठकर मैं मटके की तरफ जाता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा पानी पी ही पाया था कि मेरे आंखों के सामने एक रोग दिखाई दी। दरअसल मेरे किचन की खिड़की खुली हुई थी। जब मैंने वो खिड़की के बाहर देखा तो एक साया लहरा रहा था हवा में, जो दुर्जन का ये था जो मैंने झाड़ी के पास देखा था। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। ऊपर वाले 2 दांत किसी राक्षस की तरह लंबे और नुकीले थे। आंखें अंगारों की तरह लाल हो रही थी और वो एकदम से मेरी तरफ आया और डर के मारे मेरा खून एकदम रुक गया। मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोने से पहले मैंने खिड़की को बंद किया था। फिर अब ये खिड़की कैसे खुली? अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि वह शैतान हवा में उड़ता हुआ खिड़की से अंदर घुसा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता हुआ एकदम से झपट्टा मारते हुए सीधे मुझ पर आ गिरा। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा सा छा गया और मैं जमीन पर जा गिरा। और इस समय पे मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि अब मैं भी मरने वाला हूँ। पूरी रात बेहोश रहने के बाद जब सुबह मुझे होश आया तो मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि मैं जिंदा हूँ, मगर यही सच था। उस खौफनाक रात के बाद मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और आश्चर्य भरी बात थी, क्योंकि दुर्जन जैसी आत्मा किसी को नहीं छोड़ती थी। खैर, उस डरावनी रात के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये गांव में एक दिन भी नहीं रहूँगा, क्योंकि भले ही आज मेरी जान बच गई, मगर ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं अभी वहाँ से जाने के बारे में सोच ही रहा था, मगर मुझे क्या पता था कि यह सब मेरे लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इंसान की सोची गई हर बात पूरी नहीं होती है। आखिर किस्मत भी तो कोई चीज़ होती है। हुआ कुछ यूँ कि सुबह 9 बजे के आसपास मेरे दोस्त मुकेश का कॉल आया। बातों बातों में मैंने उसे सब कुछ बताया। सुनकर कुछ देर वह चुप हो गया। उन्होंने कहा कि वे आज रात तक मेरे गांव पहुंच जाएंगे, तब तक तुम वहीं रहना। मैंने भी अब कुछ सोचते हुए गांव ना छोड़ने का इरादा बनाया और कुछ दिन के लिए बात टाल दी। मगर जिस घर में मैं ठहरा हुआ था वह मैंने ज़रूर छोड़ दिया, क्योंकि मेरे विचार से अब यहाँ रुकना अपनी मौत को दावत देने से कम नहीं था। शाम ने मुझे अपने घर के पास ही दूसरा मकान दिलवा दिया। उसके बाद मैंने राहत की सांस ली। अब मुझे अपने दोस्त प्रोफेसर मुकेश का इंतज़ार था, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और पता नहीं ऐसी कितनी जगह पर वो जा चुके थे। उनके आने में अभी कुछ देर थी, इसलिए तब तक मैंने स्कूल में रहकर बच्चों को पढ़ाना ही बेहतर समझा। मगर इस दौरान रमेश के बेटे अभय ने मुझसे एक सवाल पूछा कि मेरे पापा को सचमुच किसी भूत ने मारा है, और मम्मी बोल रही थी कि वो शैतान है, हम सबको भी मार डालेगा। क्या उस शैतान को कोई नहीं रोक सकता? मैंने उस छोटे से मासूम के सिर पर हाथ रखा और कहा, जब जब कोई शैतानी ताकतें उठती हैं, उसे मिटाने के लिए भगवान किसी न किसी फरिश्ते को ज़रूर भेजते हैं बेटा। तुम चिंता मत करो और दुर्जन की आत्मा से हम पूरे गांव वालों को मुक्ति मिलेगी। ऐसा बोलते हुए ना जाने मुझे भी किसी चीज़ का डर लग रहा था और अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि अब और किसी मासूम को अनाथ नहीं होने दूंगा। कुछ ही देर में प्रोफेसर मुकेश भी गांव पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचने से जैसे मुझे एक अनोखे तरीके का हौसला मिला। अब मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो चला था कि शायद हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ उपाय खोज सकेंगे। रात भर आराम कर हम सुबह जल्दी उठते हैं। मैंने दोनों के लिए चाय बनाई और गरम गरम नाश्ता बनाया। नाश्ता करते टाइम हम दोनों के बीच में बातें होने लगी। मैंने उनको सारी ये बातें फ़ोन पर बता दी थी, मगर फिर भी जो थोड़ी बहुत बातें बताना रह गई थी वह सब उनको बताने लगा। मगर इस बीच सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में खटक रहा था
कि इतने सारे लोगों को बुरी तरह मौत के घाट उतारने वाला दुर्जन ने मुझे कैसे जिंदा छोड़ दिया? यह सवाल मैंने प्रोफेसर से किया। इस पर प्रोफेसर ने बताया कि दुर्जन तुम्हें मारने ही आया था, पर वो तुम्हें क्यों नहीं मार पाया, यह हमें पता लगाना होगा। और यह सब कैसे पता चलेगा? मैंने उनसे पूछा। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुरी आत्माएं हमेशा पवित्र चीजों को देखकर ही डरती हैं, जैसे कोई ईश्वर की मौजूदगी का एहसास हो। ऐसा कुछ न कुछ अवश्य होगा तुम्हारे पास। प्रोफेसर की इस बात से मैं सचमुच सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा क्या था मेरे पास जो इतना पावरफुल था जिससे दुर्जन सिंह जैसी दुष्ट आत्मा भी पीछे हट गई। ऐसा क्या था माधव के पास जिससे दुर्जन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया? जानने के लिए देखते रहें अगला भाग। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।